हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल साड़ा अपने चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग जो आरबीआई का रिक्रूटमेंट अभी भी जो अनाउंस हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट बोलकर, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जब भी ऐसा कोई नया रिक्रूटमेंट आता है तो बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी छोटी छोटी क्वेरीज होती है। भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, किसके लिए है, इसके अलावा इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वेदर वहाँ इंटरव्यू है या नहीं है, एग्जाम्स कितनी देना पड़ेगा, प्रीलिम्स है, मेंस है, सिलेबस क्या रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में क्वेरीज होती है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड थिंग, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसी का पीडीएफ आपके सामने यहाँ पर ओपन है, इसी के थ्रू हम लोग ये सारा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, टोटल 841 वैकेंसीज यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ऑफिस अटेंडेंट बोलकर। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो पोस्ट का नाम दिया हुआ है दैट इज ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑफिस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करो, अटेंडेंस मेंटेन करो, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो होते हैं उस टाइप का कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। उन लोग उस टाइप के वर्किंग के लिए उनके पास में बहुत सारा अलग अलग टाइप का स्टाफ होता है जो वो सारा क्लरिकल लेवल का काम मैनेज करता है। ठीक है ना, तो जॉब बहुत अच्छा है। सेकंड थिंग, इसमें जो आगे चलकर जो प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं, एक लॉन्ग टर्म अगर अपन विचार करें, अगर लॉन्ग टर्म 5-10 साल 20-15 साल का अगर आप करियर ग्रोथ का विचार करते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है करियर करने के लिए। सेकंड थिंग, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों ने यहाँ पर दिया, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर आगे, बट बेसिक रिक्वायरमेंट था ओनली 10th पास। सो जिन लोगों को एट एन अर्ली एज जल्दी से जल्दी जॉब शुरू करना है, करियर करना है, आगे बढ़ना है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा, मैं दिखाऊंगा आपको, कि ग्रेजुएट्स आर नॉट अलाउड। सो जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वैकेंसीज निकली हुई है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अपन एक एक पॉइंट इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 841, जो ऑल ओवर इंडिया रहेगी। जितनी भी अलग अलग आरबीआई के ऑफिसेस और ब्रांचेस है, अलग अलग ऑफिसेस है, वहां पर अलग अलग वैकेंसीज है। कहां पर कितनी है ये भी हम लोग एक चार्ट के थ्रू पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड थिंग, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अभी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द सेंस क्या है, तो क्या होता है कि भाई ऑनलाइन टेस्ट तो आपका ले लिया, जिसके थ्रू पता चल जाएगा भाई आप वो एग्जाम में पास हो नहीं हो, वहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सेकंड थिंग, आप जो ऑफिस में के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो ऑफिस में आपको जॉब करना है, वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। जैसा इन केस ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर एंड मुंबई, दो ब्रांचेस है, बराबर है। सो अगर आप नागपुर ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नागपुर ब्रांच के अंडर में कुछ विदर्भ का रीजन आता है, एमपी और छत्तीसगढ़ की भी कुछ बैंक की ब्रांचेस आती है। तो नागपुर ब्रांच के लिए आपको लोकल लैंग्वेज में मराठी और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मुंबई ऑफिस की बात करते हो तो वहां पर मराठी और एक कोकनी भाषा, क्योंकि कोकन का भी कुछ पार्ट उसके अंडर में आता है। अगर मैं भोपाल के ब्रांच की बात करता हूँ तो उसके लिए आपको वहां पर हिंदी लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में वो ब्रांच जो एरिया में सिचुएटेड है, जो एरिया में वो ब्रांच का लोकेशन है, वहां का जो लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक एक चीज अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेट्स वगैरह क्या होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स समझ लीजिएगा। सो जो एग्जाम्स का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह अपने को करना है, ये 24 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक चलने वाला है। वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक रहेगा ही रहेगा। साथ साथ में जो एग्जाम का फीस है, जो ऑनलाइन एग्जाम का जो फीस रहेगा, वो फीस ऑनलाइन पेड करने की डेट भी सेम रखा हुआ है, 24 फरवरी टू 15 मार्च। इस अप टू 15 मार्च वो एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, जो टेंटेटिव एग्जाम का डेट इन लोगों ने रखा हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट ना, ऑनलाइन टेस्ट का जो डेट है दैट इज 9th एंड 10th ऑफ अप्रैल 2021। मीन्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एग्जाम होने के चांसेस है। ये टेंटेटिव डेट दी हुई है, इसमें थोड़ा सा मे बी फ्लक्चुएशन हो सकता है, मे बी डेट एक्सटेंड हो सकती है, प्रीपोन तो जनरली होती नहीं है, एक्सटेंशन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, अगर जो भी ऐसे कुछ चेंजेस वहां पर होते हैं, चेंजेस अगर कुछ होते हैं तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है आरबीआई का, वहां पर उसका नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ नोट्स वगैरह आ जाती है। ठीक है, बट अभी हम लोग ऐसा एज्यूम करके चलिए कि अप्रैल 9th एंड 10th को आपका इसका फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। वो ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद
उसमें जितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनका एलपीटी दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अलग से होने वाला है। और एलपीटी सिंपली, एलपीटी का मतलब सिंपली क्या होता है भी कैंडिडेट्स को जो भी लोकल लैंग्वेज है उसका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स आपको लैंग्वेज लिखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बस रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग बेसिक कंसेप्ट होता है, उतना अपने को अगर आता है तो हम लोग इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग पॉइंट हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो। नाउ जो टोटल वैकेंसीज अनाउंस की थी वो टोटल 841 वैकेंसीज है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो हैंडीकैप्स वगैरह होते हैं इन लोगों का ये 168 अलग से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नाउ फॉर महाराष्ट्र, इसमें से हम लोग देखो महाराष्ट्र में 2 ब्रांचेस है, 2 ऑफिसेस है, एक है आपका मुंबई और दूसरा है नागपुर। सो फॉर मुंबई 202 वैकेंसीज एंड फॉर नागपुर 55 वैकेंसीज दी हुई है टोटल। कैटेगरी वाइज ये पूरा चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है भाई, एससी में कितना रहेगा, एसटी में कितना रहेगा, ओबीसी में कितना आएगा, ईडब्ल्यूएस कितना आएगा, जनरल कितना आएगा, ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अदर एग्जाम्स होती है, अदर एग्जाम्स में क्या होता है जहां पर एलपीटी का कंसेप्ट नहीं होता है तो बाहर के स्टेट्स वाले लोग भी अलग अलग जगह पर अप्लाई करते हैं। भाई महाराष्ट्र का कोई कैंडिडेट है वो एमपी के लिए अप्लाई कर लेता है, एमपी बिहार का, यूपी का कोई कैंडिडेट वो महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर लेता है, ऐसा बहुत सी जगह पर होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 2 इश्यूज आने वाले हैं। एक तो एलपीटी दैट इज लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास में पूरा होना चाहिए। सेकंड थिंग, उसके साथ साथ में इन्होंने वहां का डोमिसाइल का भी डिमांड किया हुआ है। यानी महाराष्ट्र में जो मुंबई और नागपुर ये 2 ऑफिस है, यहाँ पर उतने ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में महाराष्ट्र का डोमिसाइल रहने वाला है। ठीक है ना, अगर मान लो एमपी भोपाल ब्रांच के लिए किसी को अप्लाई करना है तो वहां का आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस अराउंड अपर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अराउंड 202 एंड 55 ऑलमोस्ट 257 वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, नाउ इसमें भी इसमें भी 2 अलग अलग कैटेगरीज और बनी है। मैं जब नीचे आऊंगा तो और आपको इसका डिटेल दे दूंगा कि भाई कौन कहाँ के लिए अप्लाई कर सकता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक सेकंड थिंग जो वैकेंसीज का डिटेल है, जैसा मुंबई की जो 202 वैकेंसीज थी तो मुंबई के अंडर में मुंबई में 180 वैकेंसीज है, देन नवी मुंबई में 17, पणजी 1 और जो आरबीआई एकेडमी वहां पर 2 और जेटीसी मुंबई में 2, इस टाइप का बाइफर्गेशन उन्होंने वहां पर करके अपने को दिया हुआ है। ठीक है, नाउ अगर आगे आओ जो मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर चीजें बहुत सारी आती है। अब जैसा ये जो एक्स सर्विसमैन वगैरह होता है, अलग अलग वैकेंसी सबके लिए रखी हुई है। ठीक है ना, तो एक्स सर्विसमैन क्या होता है उनका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ में डिस्कस करवा रहा हूँ इसका पूरा लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अराउंड 30-40 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है और 40 पेज का डिस्कशन वीडियो में पॉसिबल नहीं होता एक वीडियो में। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो सारी मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, तो अगला पॉइंट अपना ये जो सारा बीच में है, ये जो फिजिकल हैंडीकैप्स वगैरह लोग होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, ये सारी उन लोगों की टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है। ये सारी कंडीशंस वहां पर फुलफिल होना चाहिए तो ही वो लोग एलिजिबल, वो सब दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे गाइडेंस फॉर कैंडिडेट हैंडीकैप वाले जो लोग होते हैं, डिसेबिलिटीज वाले जो होते हैं, ये उनके सारे नाम्स दिए हुए, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज इंक्लूड है, उनका परसेंटेज क्या होना चाहिए, ये सारा डिटेल दिया। अपना जो मेन कंसेप्ट होता है दैट इज एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली कंडीशन, आपका जो एज है वो एज 18 टू 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, 18 टू 25 के बीच में होना चाहिए एज ऑन 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021। यानी एज का जो कैलकुलेशन रहेगा वो 1 फरवरी 2021 के हिसाब से होगा। इट मींस सिंपल लैंग्वेज में आपका जो बर्थ है वो 2 फरवरी 1996 के पहले का नहीं होना चाहिए, यानी बिफोर 96 ये जो दिया है आर नॉट अलाउड एंड नॉट लेटर देन 1 फरवरी 2003, यानी 2000 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। आपका बर्थ ईयर क्या होना चाहिए, फ्रॉम 1996 टू 2003, वो भी डेट्स दी हुई है 2 फरवरी और इधर है 1 फरवरी, बोथ डेज इंक्लूड, यानी किसी का 1 फरवरी को भी बर्थ हुआ होगा तो भी एलिजिबल है, एंड 2 फरवरी 96 में बर्थ हुआ होगा तो भी आप लोग एलिजिबल हो। क्या लिखा है, बोथ डेज इंक्लूडिंग, ऐसा लिखा है। ठीक है, ये हो गया फॉर जनरल कैटेगरीज। ओपन कैटेगरीज के लिए 25 ईयर्स का कंसेप्ट दिया हुआ है।
18 to 25। इसके अलावा जो कैटेगरीज वाइज एक्सटेंशन मिलता है, जैसे अगर कोई कैंडिडेट SC ST को बिलोंग करता है तो इन लोगों को 5 इयर्स का एक्सटेंशन मिलता है, मींस अप टू द एज ऑफ 30 वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई OBC कैटेगरी को बिलोंग करता है तो इन लोगों को 3 इयर्स का एक्सटेंशन मिलता है, तो ये लोग अप टू 28 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सन विथ सम डिसेबिलिटीज, उन लोगों के लिए 10 इयर्स, 13 इयर्स, 15 इयर्स अलग अलग एक्सटेंशन दिया हुआ है। एक्स सर्विस मैन के लिए अलग से एक्सटेंशन दिया हुआ है। विडोज, डाइवर्स वुमेन वगैरह होती है, उन लोगों का अलग से एक्सटेंशन दिया हुआ है। वर्क एक्सपीरियंस है तो उनके हिसाब से कुछ अलग से दिया हुआ है। ये सारी अलग अलग कंडीशंस होती है। बट जो जनरल कैंडिडेट्स की हम लोग बात करते हैं तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है भाई 18 to 25 के बीच में एज, SC ST OBC में 3 इयर्स और 5 इयर्स का आपका एक्सटेंशन रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, एक एज लिमिट। सेकंड पॉइंट, वो जो कैटेगरी वाला जो कंसेप्ट होता है कास्ट का वगैरह, उसकी जो नॉर्मल आपकी कंडीशंस होती है, क्रीमिलियर वगैरह वगैरह जो भी सारा है, वो सारी चीज यहाँ पर डिटेल में दी हुई है, आपको PDF में आराम से पढ़ लेना अगर आप उसमें बिलोंग करते हो तो। नाउ व्हाट अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्लियरली लिखा देखो, कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड, दैट इज मैट्रिकुलेशन SSC जिसको अपन बोलते हैं, 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम कंसर्न स्टेट यूनिवर्सिटीज कमिंग अंडर द रीजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ रिक्रूटिंग ऑफिस टू विच ही और शी अप्लाइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस आपका जो 10th पास किया हुआ है वो उसी जोन में, उसी एरिया का होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। इसका एक बेनिफिट है, मैं नीचे आपको इसका डिटेल दूंगा। जैसा अगर मान लो सपोज कोई कैंडिडेट होगा जो विदर्भ में है, तो जिसका विदर्भ से 10th हुआ है, विदर्भ एरिया से, तो वो लोग नागपुर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है, दैट इज पश्चिम महाराष्ट्र हो गया, मराठवाड़ा हो गया, मुंबई साइड का, पुणे साइड का जो भी एरिया है, ये सब लोग मुंबई के लिए अप्लाई करेंगे। ये इस टाइप का कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इन एडिशन टू अबाउट द कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ स्टेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी जिन लोगों के पास में वहां का डोमिसाइल है उतने ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो अदर स्टेट के लोग महाराष्ट्र या महाराष्ट्र वाले अदर स्टेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर उनके पास में डोमिसाइल नहीं है तो। एंड एक इंस्ट्रक्शन क्लियर लिखा देखो, द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट as on 1st of February 2021। नाउ अंडर ग्रेजुएट इट मींस आपका ग्रेजुएशन का डिग्री 1st of February 2021 तक कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इट मींस अगर आपने फाइनल ईयर की एग्जाम दिया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम दिया हुआ है, बट अगर उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, सो यू आर एलिजिबल। मान लो अपने फाइनल का एग्जाम दिया हुआ है, आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट, एक आध 2 सब्जेक्ट में अपन फेल है, सप्लीमेंट एग्जाम देना बाकी है या सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, एज ऑन 1st फरवरी आपका रिजल्ट अगर 15th of February 2021 को आया होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर डेट कौन सी है, 1st of February 2021। अगर रिजल्ट 15 को आप ग्रेजुएट हो गए, 15th of February को आप ग्रेजुएट हो गए, तो रिक्वायर्ड डेट क्या थी, 1st फरवरी, तो डेट पर अपन ग्रेजुएट है क्या, नहीं है, तो हम लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और आगे लिखा है ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल, मींस जिनके पास डिग्री कंप्लीट है तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सो इट इज एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो एग्जाम्स की वगैरह प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बोलो, बैंकिंग की बोलो, क्योंकि अभी अपने इसमें टाइम लिमिट भी कम है, जो लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं ऑलमोस्ट 1 से सवा महीने का टाइम सिर्फ अपने पास में बचा हुआ है। एंड जो लोग ऑलरेडी ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो जो जनरली ग्रेजुएट बेस्ड जो लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जो लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं। सो कंपटीशन की मैं बात करूँ तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, जो एग्जाम का बेसिक क्राइटेरिया 10th पास दिया हुआ है, सो एग्जाम का लेवल भी बहुत सिंपल रहेगा, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, यानी मॉडरेट भी मैं बोल नहीं सकते, एवरेज लेवल के एकदम सिंपल क्वेश्चंस वहां पर रहने वाले हैं। सो हम लोग इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कैंडिडेट अप्लाइंग टू द रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, दैट इज रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जैसा मैंने अभी आपको बोला था, जो रीजनल लैंग्वेज होता है, जो LPT होती है, LPT में क्या रहेगा कि आपको लोकल लैंग्वेज पढ़ते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए और समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। इतना ही काम अपने को करना है।
ठीक है। अब देखो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये इसका एक बेनिफिट मिलेगा। जैसा अपना जो विदर्भ वाले जितने लोग हैं ना, ये लोग जनरली नागपुर के लिए अप्लाई करेंगे, विदर्भ एरिया के लोग नागपुर ऑफिस के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन नागपुर ऑफिस के अंडर में विदर्भ, एमपी एंड छत्तीसगढ़, इनका भी कुछ पार्ट्स आता है। लेकिन बेनिफिट यह है कि छत्तीसगढ़ और एमपी के जो लोग नागपुर ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों को मराठी लैंग्वेज में इशू आने वाले हैं। उन लोगों का उनका मराठी इतना फ्लुएंट नहीं होता है, तो वो लोग एलपीटी में वहां टिक नहीं पाएंगे। बट अगर विदर्भ का कोई बच्चा है, विदर्भ का कोई कैंडिडेट है जो नागपुर ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहा है, अपने को मराठी तो आती है और साथ साथ में हिंदी भी हम लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। सो कंपैरेटिवली कॉम्पिटिशन को अपन देखे, लिखा हुआ है भाई वो एरिया के अंडर, वो ऑफिस के अंडर एमपी एंड छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आता है। बट एमपी और छत्तीसगढ़ के जो एमपी के जो लोग हैं, ये ऑलमोस्ट लोग भोपाल को प्रीफर करने वाले हैं, क्योंकि उनको वहां का जो लोकल लैंग्वेज हिंदी है वो फ्लुएंटली आता है। तो ठीक है, नागपुर ऑफिस के अंडर में उन लोगों ने नीचे अपन जब पढ़ेंगे ना, तो मैं बताऊंगा कौन कौन सा एरिया कौन कौन से ऑफिस के अंडर में आता है। ठीक है, आगे ये जो ऑनलाइन टेस्ट आपका रहने वाला है, जो एग्जाम जो रहेगा, एग्जाम 4 सब्जेक्ट्स है, दैट इज रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है, मैथ्स बहुत सिंपल रहने वाला है। ओके, सेकंड थिंग, हर सेक्शन के 30 ऐसे 120 क्वेश्चंस है, 120 मार्क्स है एंड फॉर 90 मिनट्स। नॉर्मली जो बैंकिंग की एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होती है, जो प्रीलिम्स कंडक्ट होती है, वहां पर 100 क्वेश्चन 1 आवर, दैट इज 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। और यहां पर एक चीज और है, देखो ना, ये 120 क्वेश्चन है, लेकिन ये 120 क्वेश्चन में जनरल अवेयरनेस के जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, इसको अटेम्प्ट करने में टाइम नहीं लगता है। ये 30 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट हो जाते हैं, यानी रिमेनिंग 90 क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट 80 मिनट्स का टाइम है, यानी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम आपके पास में यहाँ पर मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं जनरल अवेयरनेस थोड़ा फास्ट में कर लूँ, और मैनेजेबल है, जनरल अवेयरनेस को 10 मिनट बहुत बोल दिया, 10 मिनट भी लगते नहीं है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बेसिक रहने वाला है, बहुत ज्यादा यानी मॉडरेट बोल सकते हैं अपन, इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल तक जाने का भी काम नहीं रहेगा। और इजी टू मॉडरेट की अगर अपन बात करते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 1 लाइनर, 1.5 लाइन, 2 लाइन्स का क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ऊपर का जनरली क्वेश्चंस भी यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट 10th पास है। तो एग्जाम का जब पेपर सेट किया जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखा जाएगा कि एग्जाम देने किस टाइप के लोग आने वाले हैं। अंडर ग्रेजुएट्स है तो लेवल उसी उनकी हिसाब से मेंटेन क्या रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक जो मोड ऑफ एग्जाम रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाला है। सिर्फ एक इंग्लिश का जो सेक्शन है वही सेक्शन आपका इंग्लिश में होता है, बाकी सारे के सारे सेक्शन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। एक सेकेंड थिंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ठीक है। एंड हर सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा कैंडिडेट्स विल हैव टू पास विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब मार्क इन ईच सब्जेक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, यानी हर सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज कट ऑफ रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। एंड एलपीटी विल बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी जो एलपीटी का जो आपका स्कोर रहेगा उसका फाइनल सिलेक्शन में काउंटिंग नहीं होने वाला है। फाइनल सिलेक्शन जो भी रहेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जाम, ये जो रिटन एग्जाम अपन देने वाले हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट अपन देने वाले हैं, इसी स्कोरिंग के बेस पर आपका सिलेक्शन रहेगा। लेकिन एलपीटी क्या रहेगा, क्वालिफाइंग। अगर आप एलपीटी में क्वालिफाई हो तो ही फाइनल सिलेक्शन के लिए आप एलिजिबल हो, अगर एलपीटी में क्वालिफाई नहीं हुए तो अपन फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ ये जो एलपीटी रहेगी, एलपीटी विल बी कंडक्ट इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, वो नीचे दी हुई है कौन कौन से ऑफिस की कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज रहेगी, हम लोग उसके ऊपर भी आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एलपीटी इज मैंडेटरी। जैसा क्या होता है, कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है कि भाई आपने जो भी लोकल लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज अगर 10th में 12th में वो एक सब्जेक्ट आपको होगा, वो आपने पास किया होगा, सो एलपीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ कुछ जगह पर होता है। बट यहाँ पर एलपीटी इज मैंडेटरी है, हर किसी के लिए एलपीटी देना कंपलसरी रहेगा, इसको ध्यान रखना है। एक नाउ ये सारे अलग अलग ऑफिसेस दिए हुए हैं, इसके बाद में टेस्ट सेंटर्स कौन कौन से है, उससे पहले करियर प्रोस्पेक्ट एंड पे स्केल, ये इंपॉर्टेंट। सर पैसा कितना मिलेगा, ऑफिस अटेंडेंट का जॉब है, कुछ क्लरिकल टाइम पास तो नहीं करवाएंगे हमसे। तो एट प्रेजेंट केस में जितने लोग एक कैटेगरी में काम कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग लेवल की बात करता हूं, तो अराउंड इन लोगों ने यहां दिया है एट प्रेजेंट केस में इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूशन ऑफ फॉर ऑफिस अटेंडेंट इज अप्रोक्सीमेटली 26,508 अपने को दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली, ओवर अ पीरियड
ये इससे और बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जो अलाउंसेस है, परक्विजिट्स है, कुछ फैसिलिटीज है, ये बहुत सारी वहां पर मिलती है। तो ये जो टोटल है ये इससे भी ऊपर चली जाती है। इंसेंटिव्स वगैरह जो आते हैं अलग अलग वर्किंग के हिसाब से, वो सब अगर मैं कंबाइन कर लूँ ना तो बहुत अच्छा पे स्केल यहाँ पर बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड अगर अपन 10th बेस अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के हिसाब से, अगर मान लो जॉब आप ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर 10 से 15 साल की कहानी में एज्यूम कर लूँ, एक आध दो प्रमोशंस अगर यहाँ पर आपको अप्लाई हो जाए तो देखना ही नहीं पड़ेगा, इससे भी बहुत अच्छे लेवल पर आप वहां पर पहुंच जाओगे, इसको ध्यान रखिएगा। एंड एट द एंड आरबीआई एक ब्रांड ब्रांड जिनको लोगों को स्टेटस मेंटेन करना है, इमेज स्टेटस वगैरह थोड़ा सा ऐसा, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आरबीआई के ऊपर इंडिया में कुछ बचा ही नहीं है। अगर बैंकिंग सेक्टर में करियर करना है तो सबसे ऊपर आरबीआई है, और वहां पर ही अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा इमेज रहेगा, बहुत अच्छा जॉब रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ हाउ टू अप्लाई। सो जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा मैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा ये सारी चीजें आपको। तो जो कैंडिडेट्स को अपने को अगर अप्लाई करना है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है rbi.org.in पर, उस पर जाकर आपको लॉगिन करके आपका अप्लाई करना पड़ेगा। डेट्स ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 21 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अपन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 15 मार्च है, बट मैं सजेस्ट करूंगा लास्ट डेट का कभी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है आखिरी के एक आध 2-3 दिन में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, कभी सर्वर डाउन है, कभी नेट डाउन है, कभी अपने को कुछ इश्यूज आ जाते हैं। आप इसका वेट मत करिएगा, इससे 2-4 दिन पहले ही अपना फॉर्म फिलअप करके इसको कंप्लीट कर लो और पढ़ाई में लग जाना है, ठीक है। नाउ जो एप्लीकेशन फीस वगैरह रहना है, जो अप्लाई एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो SC ST वगैरह कैटेगरीज वालों के लिए 50 रुपीज उन लोगों ने इंटीमेशन चार्जेस बोलकर रखा हुआ है, और जो लोग OBC EWS और जनरल कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 450 रुपीज चार्जेस रखे हुए हैं एग्जाम्स के, जो आपको ऑनलाइन पेड करना है, एंड विच आर नॉन रिफंडेबल। ध्यान रखिएगा ये रिफंड नहीं होता है, आप एग्जाम में जाओ मत जाओ, पास हो फेल हो, ये रिफंड नहीं होने वाला है। 50 रुपीज SC ST वालों के लिए रहेगा, 450 रुपीज OBC EWS और जनरल कैटेगरी वालों के, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो अभी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, फॉर्म्स वगैरह कैसे फिलअप करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें उसके ऊपर दी हुई है। सेकंड थिंग, एक मिनट फटाफट अपने इसको ऊपर ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब अप्लाई अगर आप कर रहे हो तो आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जिन लोगों ने कोई कॉम्पिटेटिव के लिए इसके पहले अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो ये जो आप जब अप्लाई करोगे ना, ये PDF एक बार अच्छे से याद से पढ़ लेना, क्योंकि इन्होंने हर जगह पर अलग अलग डिटेल में कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसा आपका फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, आपकी सिग्नेचर आपको स्कैन करना है वो कैसी होना चाहिए, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स आर नॉट एक्सेप्टेड, ऐसी कुछ अलग अलग बेसिक चीजें दी हुई है। ये PDF अच्छे से अप्लाई करने के पहले आप पूरा पढ़ लेना, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो टाइम पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा फोटोग्राफ का जो इमेज है, आपको फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना है, तो क्या होना चाहिए उसके ऊपर पूरा डिटेल दिया हुआ है। सेकंड थिंग, आप जो साइन करोगे वो सिग्नेचर एक व्हाइट पेपर पर करना है, विथ ब्लैक इंक पेन से ही वो साइन करना है, फिर उसको स्कैन करना है, अपलोड करना है। ये डिटेल पढ़ोगे तो इसके अंदर सब दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अपलोडिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये सब कुछ लिखा हुआ है, उनकी साइज क्या होना चाहिए, इमेज क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल पढ़ लेना आपने इसके ऊपर। ये इंपॉर्टेंट, LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लैंग्वेज क्या रहेगी। जैसे देखो मैंने बताया था कि जो लोग मुंबई और नागपुर को बिलोंग करते हैं, या मुंबई के लिए लैंग्वेज दिया हुआ है मराठी और कोंकणी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, नागपुर के लिए मराठी और हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। और ये नागपुर वाला जो कंसेप्ट है ये विदर्भ वालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे मैं आपको बताऊंगा, देखो एक टेबल है नीचे, अपन इसको डिस्कस करते हैं। ऑफिस के अंडर में कौन कौन सा एरिया आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, मुंबई के लिए क्या लिखा है, महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग विदर्भ रीजन, गोवा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। एंड नागपुर के लिए क्या लिखा है, विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। बट ये छत्तीसगढ़ और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो यहाँ इन्होंने चलो लिख दिया, तो सर कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है नागपुर के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 के आसपास वैकेंसीज है, यहाँ पर 50 के आसपास वैकेंसीज है, एक अप्रोक्सीमेट लिखा है 250, ऊपर मैंने डिटेल दिया था आपको, ये 200 और ये 50 वैकेंसीज, आधे से भी आधी 1/4 हो गई, और विदर्भ के साथ में पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोड़ दिया, तो सर एरिया तो बहुत बड़ा हो गया। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले लोग हैं, इन लोगों को
मराठी लैंग्वेज में इश्यूज आने वाले हैं. सो दोज हु आर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में है, ज्यांची मराठी लोकल लँग्वेज आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये किंवा विदर्भमध्ये आपण जर आहे तर आपल्याला मराठी चांगल्या प्रकारे लिहिता बोलता वाचता सर्व काही समजते. परंतु मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड यांना, या लोकांसाठी मराठी ही भाषा थोडीशी नवीन आहे. मे बी त्यांना मराठी समजत असेल, परंतु जर मराठी बोलायचं काम पडलं तो तेवढ्या फ्लुएंटली, म्हणजे जो स्पीड से हम लोग बात करते हैं उतने फ्लुएंटली वो लोग मराठी में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. और आपल्याला जर हिंदीमध्ये बोलायचं म्हटलं मराठी माणसाला, तर आपण हिंदीमध्ये बोलू शकतो, हिंदी अपन समझू शकतो, आपल्याला हिंदी लिखता सुद्धा येते. सो अपने को एलपीटी क्लियर करने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला है जितना उनको आएगा. तो ऐसा अपन एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट एलपीटी, ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले लोग अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उनको थोड़ा सा एलपीटी में इशू जाएगा, तो उसका बेनिफिट अपने को मिलने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है. एंड विदर्भ का एरिया ही छोटा सा 5-7-10 जिले, अपने जो भी 7-8 जिले उतने ही लोग यहाँ रहने वाले. मुंबई में पूरा महाराष्ट्र आ गया, एक्सक्लूडिंग विदर्भ के अलावा पूरा आ गया, गोवा भी आ गया, यूनियन टेरिटरीज भी आ गई, वो सारा पार्ट वहां पर आ गया. ठीक है. क्योंकि जो एमपी को वगैरह बिलोंग करने वाले जो लोग रहेंगे वो सारे के सारे लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारे के सारे लोग जनरली प्रिफर करेंगे भोपाल को, क्योंकि भोपाल में छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश का एरिया दिया हुआ है. भोपाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, और भोपाल की लैंग्वेज क्या दिया है? हिंदी. तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन लोगों का जो लैंग्वेज होता है वो कौन सा होता है? हिंदी. तो वो लोग है अच्छे से एलपीटी क्लियर कर पाएंगे, उनकी सोच रहेगी, तो ऑलमोस्ट लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा. सो नागपुर के लिए उन लोगों के एप्लीकेशंस बहुत कम रहेंगे. सो ये जो नागपुर का जो कंपटीशन है इसे विदर्भ वालों का ही रहने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है. चलो, इसके अलावा एक पॉइंट और दिया हुआ है, नोट, एप्लीकेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब रेसिडेंट मींस एसटी वालों के लिए इन द विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र कैन अप्लाई फॉर आइदर और मुंबई और नागपुर ऑफिस. में जो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले विदर्भ के लोग हैं वो लोग नागपुर और मुंबई कोई भी एक ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बाकी सब लोग सिर्फ एक जगह अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफिस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसको ध्यान रखना है. ठीक है. देन टेस्ट सेंटर्स दिए हुए हैं, अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुंबई रीजन के लिए ये सारे सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, नांदेड़, नाशिक, पुणे, रत्नागिरी, सातारा दिया हुआ है. नागपुर रीजन वालों के लिए अमरावती, नागपुर एंड चंद्रपुर, ये 3 सेंटर नागपुर विदर्भ रीजन के लिए दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा. ठीक है. देन ये सारे फिर आपके डिक्लेरेशंस वगैरह वगैरह सब यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है. सो ये सारा आपका इसका डिटेल रहेगा. अब कुछ बेसिक चीजें होती है, देखो कि भाई इश्यूज कहाँ कहाँ पर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती है. तो अपने को सिर्फ 2-3 पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है. जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बिफोर 15th ऑफ मार्च आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे. बिफोर 15th ऑफ मार्च आप लोगों को अप्लाई करना है, ये कट ऑफ डेट इससे पहले. सेकेंड थिंग, एग्जाम का टेंटेटिव डेट 9 एंड 10 अप्रैल रहेगा. एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास है, इसे भी अंडर ग्रेजुएट के लिए है. एज आपका 18 to 25 होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है. अब अंडर ग्रेजुएट का मीनिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि डिग्री एज ऑन रिक्वायर्ड डेट, जो 1 फरवरी का डेट दिया था, उस डेट के पहले आपका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट नहीं होना चाहिए. फिर आप सिर्फ 10th पास होकर छोड़ दिया, आप 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर हो तो भी चलेगा. ऑल आर एलिजिबल. एक ही कंडीशन है, एज ऑन 1 फरवरी 2021 आपका ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट नहीं होना चाहिए. वो सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. एंड फॉर द सेम एग्जाम, सेम प्रिपरेशन के लिए हम लोग एक नया बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बैच फ्रॉम 8th ऑफ मार्च मींस मंडे से ये बैच शुरू होने वाला है. ठीक है. ऑलमोस्ट रेगुलरली 3 आवर्स लाइव कोचिंग रहेगी, 3 आवर्स लाइव कोचिंग रहेगी, जिसमें आप लोगों को साथ साथ में पूरा स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, जितना भी स्टडी मटेरियल लगता है, जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है, ये सारा स्टडी मटेरियल विथ बुक्स के साथ में सब कुछ हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे. अलग से डाउट्स क्लियरिंग सेशंस भी हम लोग इसके लिए अलग से अरेंज करेंगे. और जो चारों सब्जेक्ट्स है, दैट इज आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट का कोचिंग, गाइडेंस, ये हर एक चीज डिटेल में आपको यहाँ पर मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है. बैच का जो फीस रहेगा दैट इज 5100 रुपीज बैच का फीस है. ऑलमोस्ट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा कि भी 30 डेज में पूरा कोचिंग वाला पार्ट अपन कंप्लीट करेंगे. इसके साथ साथ में अगर मान लो डेट एक्सटेंड होती है तो इन दैट पीरियड अपन प्रैक्टिस सेशंस
एक्स्ट्रा सेशंस, टेस्ट, डिस्कशन, एनालिसिस है, ये हम लोग कुछ अलग लेंगे। इफ इसके अलावा कुछ रिक्वायर्ड है, ये 3 आवर्स डेली लाइव कोचिंग के, ये सारी लाइव कोचिंग रहेगी, जिसके अंदर लाइव में अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो ये सारी की सारी चीजें भी हम लोग वहां पर कवर करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। मीन्स लाइव इंटरेक्टिव सेशंस रहने वाले हैं। आपको कहीं पर कुछ क्वेरीज है, कुछ इश्यूज है, कुछ डाउट्स है, तो रिकॉर्डेड नहीं है, तो लाइव में आप तुरंत पूछ लीजिएगा, सारे डाउट्स और डिस्कशन सारे आपके वहां पर लाइव होंगे। सेकंड थिंग, मे बी इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी कभार अगर आपका सेशन मिस हो जाता है, लाइव आप अटेंड नहीं कर पाते, कुछ टेक्निकल एरर है, नेटवर्क इशू ऐसा कुछ है, तो सारे के सारे सेशंस वो अपने एप्लीकेशन के अंदर सारे स्टोर होते हैं। आप चाहो तो फिर से वो सारे के सारे सेशन, जैसा आपको टाइम मिलेगा आप वहां से री अटेंड कर सकते हो, फिर से उसको देख सकते हो, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अगर दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप अपने क्लास का जो ऐप है, सारडा करियर पॉइंट के नाम से आपको ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक दिया रहेगा, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। एंड इसके अलावा अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ इश्यूज है, कुछ डाउट्स है, तो ये ऑफिस के नंबर दिए हुए हैं, आप ये नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट और एक लास्ट में सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि दोज हु आर अंडर ग्रेजुएट्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एट एन अर्ली एज। अगर आपको करियर करना है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा स्कोप है, और आरबीआई एक बहुत अच्छा ब्रांड, अगर आप वहां पर जाकर काम कर रहे हो तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सोचिएगा, और दोज हु आर एलिजिबल, मैं सजेस्ट करूंगा हर किसी को कि आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। साथ साथ में वीडियोस अपने जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो 10th पास हुए हुए हैं, जिनको करियर करना है, उनके साथ भी इसका लिंक शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू। इन केस एनी क्वेरीज, आप ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वहां पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।